डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज सेकंड लेक्चर है बेसिक केमिस्ट्री का। लास्ट टाइम हमने केमिस्ट्री का बहुत ही इफेक्टिव इंट्रोडक्शन किया था। हमने इंट्रोडक्शन में ये डिस्कस किया था, हमने कहा केमिस्ट्री साइंस का ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं, सॉलिड्स लिक्विड गैसेस के बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? हमने कहा मैटर का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, मैटर की कंपोजिशन पढ़ते हैं, मैटर की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं और मैटर की चेंजेस पढ़ते हैं। इनके अलावा हम मैटर के फंक्शंस और यूजेस भी पढ़ते हैं। तो आज कुछ बेसिक टॉपिक्स पढ़ेंगे केमिस्ट्री के रिलेटेड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला बेसिक टॉपिक है केमिस्ट्री का, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है एटम। व्हाट इज द एटम? एटम है क्या, और एटम के बारे में सबसे पहले किसने कंसेप्ट किया? तो आज हम डिस्कस करते हैं एटम है क्या और एटम के बारे में सबसे पहले किसने कंसेप्ट दिया। तो एटम के बारे में सबसे पहले हमें एक ग्रीक फिलोसोफर था जिसका नाम डेमोक्रिटस था, उसने बताया। डेमोक्रिटस ने ऑब्जर्व किया, उसने कहा दुनिया के हर मैटर, चाहे सॉलिड मैटर हो, चाहे लिक्विड मैटर हो, चाहे गैस मैटर हो, तो डेमोक्रिटस ने कहा दुनिया का हर मैटर छोटे छोटे ज़रात, छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ है। वो छोटे छोटे इतने पार्टिकल्स छोटे, मतलब सिंपली डेमोक्रिटस ने कहा हर मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ है। इतने छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ है कि उन छोटे पार्टिकल्स को हम मजीद छोटा नहीं कर सकते। तो डेमोक्रिटस का यही कंसेप्ट था कि जो मैटर होते हैं वो बिल्कुल वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स के बने हुए हैं, ठीक है, और इतने छोटे पार्टिकल्स के बने हुए होते हैं कि जिनको हम मजीद छोटा नहीं कर सकते, ठीक है। और उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को डेमोक्रिटस ने अपनी ग्रीक लैंग्वेज में क्या नाम रखा? एटोमास नाम रखा। क्या नाम रखा? एटोमास। अब आप पूछेंगे सर उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को एटोमास क्यों नाम रखा? इसलिए कि जो एटोमास इसलिए नाम रखा क्योंकि एटोमास का मतलब होता है इनडिविजिबल या अनकटेबल। इनडिविजिबल या अनकटेबल, इतना छोटा जिसको हम मजीद डिवाइड, मजीद कट ना कर सके, जिसको हम मजीद छोटा ना कर सके, उसे हम एटोमास कहा जाता है, ठीक है। इसलिए उन छोटे छोटे पार्टिकल्स का, तो डेमोक्रिटस ने कहा जो मैटर है वो बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स के बने होते हैं जिनको हम मजीद छोटा नहीं कर सकते, इसलिए उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को डेमोक्रिटस ने एटोमास नाम रखा, क्योंकि एटोमास का मतलब होता है इनडिविजिबल या अनकटेबल होता है, ठीक है। उसके बाद डेमोक्रिटस के बाद इंग्लिश केमिस्ट था जिसका नाम डाल्टन था। डाल्टन ने एक्सपेरिमेंट्स किए बहुत सारे। डेमोक्रिटस के बाद डाल्टन ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, ठीक है, और एक्सपेरिमेंट्स में से इसने साबित किया कि वाकई में, डाल्टन ने भी यही बात की कि वाकई में डेमोक्रिटस बिल्कुल सही था, और डेमोक्रिटस की बिल्कुल सही बात है। तो डाल्टन ने कहा कि वाकई में हर मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ होता है, और वो छोटे छोटे पार्टिकल्स वाकई में इतने छोटे हैं जिनको हम मजीद छोटा नहीं कर सकते। तो वो डाल्टन ने क्या किया, उस एटोमास वर्ड में से अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में एटम वर्ड ड्राइव किया। तो ठीक है, तो हम एटम के बारे में पढ़ते हैं। तो बेसिकली जो एटम वर्ड है वो ग्रीक वर्ड एटोमास से लिया गया था, और एटोमास का कांसेप्ट किसने दिया? डेमोक्रिटस ने दिया था। डाल्टन ने सिर्फ एटम वर्ड ड्राइव नहीं किया एटोमास से, बल्कि एटम के बारे में बहुत कुछ लिखा भी। क्या लिखा? डाल्टन ने एटम की डेफिनेशन भी लिख दी। डाल्टन ने एटम के बारे में लिखा। डाल्टन ने कहा एटम जो है, एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर या एलिमेंट। तो डाल्टन ने कहा एटम जो है मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल है, मतलब एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल है। एलिमेंट मैटर ही होता है, ठीक है। तो डाल्टन ने कहा एटम मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल है, इतना छोटा है जिसको हम मजीद छोटा नहीं कर सकते। तो ये डाल्टन ने एटम की डेफिनेशन लिखी, ये ओल्ड कंसेप्ट था, ठीक है। उस वक्त एटम को सबसे छोटा माना जाता, उससे और कोई छोटी चीज नहीं होती मानी जाती, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम को माना जाता था, ठीक है, जिससे और छोटी चीज बड़ी नहीं थी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद डाल्टन के जाने के बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आए। जे थॉमसन आया, क्रूक्स आया, रदरफोर्ड आया, नील बोहर आया, मतलब बहुत सारे साइंटिस्ट आए। उन्होंने बाकायदे मेहनत की मैटर के ऊपर और एटम के ऊपर। तो डाल्टन के बाद बहुत सारे साइंटिस्ट ने एटम से भी छोटे छोटे पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन डिस्कवर कर लिया, ठीक है, किसके अंदर? एटम के अंदर। तो जब साइंटिस्ट ने एटम के अंदर भी, एटम से भी छोटे छोटे पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन डिस्कवर किए, तो साइंटिस्ट ने फिर आपस में क्या मीटिंग रखी, कॉन्फ्रेंस रखी, और उस कॉन्फ्रेंस के अंदर साइंटिस्ट ने क्या किया कि जो ओल्ड डेफिनेशन थी किसकी?
डाल्टन के हिसाब से उसको रिजेक्ट कर दिया गया, उसको मॉडिफाई कर दिया गया, ठीक है, रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो साइंटिस्ट ने कहा कि एटम पहले माना जाता था डाल्टन के दौर में कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल है, जिससे और कोई छोटा पार्टिकल नहीं है, सबसे यही छोटा है। लेकिन पता चला कि एटम के अंदर भी एटम से भी छोटे छोटे पार्टिकल्स मौजूद हैं, जिनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जब पता चला एटम खुद भी मजीद छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ है, तो साइंटिस्ट ने कहा इसका मतलब है ये वाली एटम की जो डेफिनेशन है सही नहीं है, तो उसको रिजेक्ट कर दिया। कौन सी? तो साइंटिस्ट ने कहा एटम मैटर का छोटा पार्टिकल है, लेकिन इंडिविजिबल नहीं है। इंडिविजिबल कहते हैं जिसके अंदर कुछ भी नहीं, सबसे छोटा हो। लेकिन साइंटिस्ट ने कहा एटम खुद भी मजीद छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, इस ओल्ड जो कॉन्सेप्ट था डाल्टन वाला, उसको मॉडिफाई कर दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया और नया कॉन्सेप्ट दिया। साइंटिस्ट ने फिर एटम के बारे में क्या लिखा, साइंटिस्ट ने डेफिनेशन लिखी, कहा एटम इज द स्मॉलेस्ट डिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर। मतलब एटम जो है मैटर का छोटा पार्टिकल है, लेकिन इंडिविजिबल नहीं बल्कि डिविजिबल है। मतलब एटम खुद भी मजीद छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ है। तो इसका मतलब है हम एटम को मजीद भी डिवाइड कर सकते हैं इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स में। मतलब इसमें से हम और भी छोटे छोटे पार्टिकल एटम से निकाल सकते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल, ठीक है। तो फिर साइंटिस्ट ने ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट दिया। तो एटम मैटर का छोटा पार्टिकल है, लेकिन डिविजिबल है, इंडिविजिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि एटम खुद भी मजीद छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो ये एटम के बारे में थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट था, ठीक है। बाकी आगे चल के हम एटम का पूरा चैप्टर है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाए एलिमेंट के बारे में पढ़ते हैं डिस्कस। एलिमेंट बहुत ही बेसिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है पूरी केमिस्ट्री का, ठीक है। तो एलिमेंट के बारे में जरूर आपको आना चाहिए, ठीक है। एलिमेंट क्या है, व्हाट इज द एलिमेंट? अब एलिमेंट के बारे में सुनो, एलिमेंट किसे कहते हैं? आपको पता है बेटा, दुनिया के अंदर बहुत सारे मैटर है, बहुत सारे, हमारे सराउंडिंग में अलग कितने मैटर्स होते हैं, ठीक है। अब एलिमेंट किसे कहते हैं? और आपको ये भी पता है कि दुनिया का हर मैटर, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, दुनिया का हर मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना होता है। और उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं? एटम्स कहते हैं, ठीक है। अब मसला ये होता है, आपको पता है कि दुनिया के अंदर कुछ मैटर ऐसे हैं जो एक ही किस्म के एटम्स के बने होते हैं। तो वो मैटर जो सेम टाइप ऑफ एटम्स के बने होते हैं, उन मैटरों को हम केमिस्ट्री के अंदर क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। तो एलिमेंट ऐसे मैटर होते हैं जो सेम टाइप ऑफ एटम्स के बने होते हैं, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे मैटर हैं, लेकिन दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे मैटर भी हैं जो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स के बने होते हैं। जैसे आपको पता है, जैसे H2 है, ये भी तो मैटर है, ठीक है। लेकिन आपको पता है जो H2 जो मैटर है वो सेम एटम्स का नहीं बना, उसमें हाइड्रोजन के एटम भी है, ऑक्सीजन के एटम भी है, तो ये एलिमेंट नहीं है। हम एलिमेंट कहते हैं उन मैटर्स को जो मैटर सेम टाइप ऑफ एटम्स के बने होते हैं, हम उनको केमिस्ट्री में एलिमेंट कहते हैं। अब खुद बताओ, जो मैटर सेम टाइप ऑफ एटम्स का बना, एक जैसे एटम पार्टिकल्स का बना होता है, जो चीज एक जैसी चीज का बना होता है, हम उसे प्योरिस्ट कहते हैं। तो इसलिए एलिमेंट की डेफिनेशन में क्या लिखते हैं हम? इसलिए डेफिनेशन में ये लिखते हैं कि एलिमेंट भी एक मैटर है, लेकिन इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। एलिमेंट मैटर की प्योरेस्ट फॉर्म है। क्यों? दैट इज कंपोज्ड ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स, क्योंकि एलिमेंट सेम टाइप ऑफ एटम्स का बना होता है और उन सभी एटम्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है, ठीक है। तो एलिमेंट को इसलिए प्योरेस्ट मैटर माना जाता है क्योंकि एलिमेंट्स सेम टाइप ऑफ एटम्स के बने होते हैं। और आपको पता है ऐसे मैटर जो सेम टाइप ऑफ एटम्स के बने होते हैं, जिनको हम एलिमेंट्स कहते हैं, वो अब तक कितने डिस्कवर हो चुके हैं? 118 एलिमेंट्स अब तक डिस्कवर हो चुके हैं। तो हम उनकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब आपको पता है 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं अब तक। मतलब ऐसे मैटर जो सेम टाइप ऑफ एटम्स के बने होते हैं, वो अब तक 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं। और साइंटिस्ट ने उन एलिमेंट्स की टेबल भी बनाई है, जिसे हम पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स कहते हैं। तो चलें हम उन एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमने कहा अब तक 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं। अब उन 118 में से 12 गैसेस हैं, 2 लिक्विड्स हैं और 104 सॉलिड्स हैं। तो ज्यादातर एलिमेंट्स किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं? सॉलिड्स के अंदर। ये आज से पूछा जा सकता है, सवाल बेसिक है, ठीक है। तो 118 में से 12 गैसेस हैं, 2 लिक्विड्स हैं, 104 सॉलिड्स हैं, ठीक है। अब आना सबसे पहले 12 गैसेस के बारे में।
वैसे तो दुनिया में बहुत सारी गैसेस हैं, लेकिन हम एलिमेंटल गैसेस की बात करें, मतलब ऐसी गैसेस जो सेम टाइप ऑफ एटम्स की बनी होती है, वो टोटल 12 होती है। ठीक है, उन 12 गैसेस को भी 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। उन 12 गैसेस में से भी 5 गैसेस ऐसी हैं जिनको हम ऑर्डिनरी और रिएक्टिव गैसेस कहते हैं। तो इन 12 गैसेस में से भी 5 गैसेस ऐसी हैं जो रिएक्शन करती हैं, जो किसी दूसरे एलिमेंट कंपाउंड के साथ मिलती है और कोई नई प्रोडक्ट बनाती है। तो ये 5 गैसेस ऐसी हैं जो रिएक्शन करती हैं ऑर्डिनरी कंडीशन पे, इसलिए हम इनको ऑर्डिनरी और रिएक्टिव गैसेस कहते हैं। इन 12 गैसेस में से 7 गैसेस ऐसी हैं जो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती है, वो इनर्ट होती हैं, वो स्टेबल होती हैं। ठीक है, उन 7 गैसेस को हम नोबल या इनर्ट या नॉन रिएक्टिव गैसेस कहते हैं। तो 12 में से 5 ऑर्डिनरी गैसेस हैं जो रिएक्शन करती हैं, रिएक्ट करके कुछ ना कुछ न्यू प्रोडक्ट बनाती है, लेकिन 7 गैसेस ऐसी हैं जो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती हैं, वो स्टेबल होती हैं, जिनको हम नोबल और इनर्ट या नॉन रिएक्टिव गैसेस कहते हैं। तो आज हम सबसे पहले ऑर्डिनरी और रिएक्टिव गैसेस के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आपको पता है वो कौन सी 5 ऑर्डिनरी रिएक्टिव गैसेस हैं? ये हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और क्लोरीन। ये 5 की 5 ऑर्डिनरी गैस है। ये किसी न किसी के साथ मिलके, हाइड्रोजन जैसे ऑक्सीजन के साथ मिलके वाटर बनाता है, हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ मिलके HCl बनाते हैं, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ मिलके अमोनिया। तो ये रिएक्टिव गैस है, दूसरे एलिमेंट के साथ मिलके कोई ना कोई कंपाउंड बनाती है। लेकिन ये जो 7 गैसेस है ना, नोबल गैस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडन, ओर्गानियम, ये जो नोबल गैसेस है ना, ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती हैं, मतलब किसी के साथ मिलकर कोई कंपाउंड नहीं बनाती है, इसलिए हम इनको इनर्ट एलिमेंट्स या इनर्ट गैसेस कहा जाता है। ठीक है, तो चलें बेटा आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं हम। ठीक है, अब सबसे पहले इन 5 गैसेस में से भी हाइड्रोजन के बारे में कुछ मैं बेसिक पॉइंट्स बताना चाहूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलें हाइड्रोजन के बारे में बताते हैं। हाइड्रोजन के बारे में सबसे पहली पॉइंट, हाइड्रोजन दुनिया की सबसे हल्की लाइटेस्ट एलिमेंट माना जाता है। दुनिया का सबसे हल्का में हल्का लाइटेस्ट एलिमेंट हाइड्रोजन, दुनिया की सबसे हल्की गैस मानी जाती है इसको, या हल्का एलिमेंट माना जाता है। ठीक है, अच्छा नंबर 1, तो लाइटेस्ट एलिमेंट हाइड्रोजन को माना जाता है दुनिया के अंदर, नंबर 1। सेकेंड, हाइड्रोजन गैस जो है ना वो फ्लेमेबल गैस है। हाइड्रोजन गैस फ्लेमेबल गैस है, इसको आग लगती है। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस जब जलती है तो मतलब हाइड्रोजन गैस के अंदर जलने की सलाहियत होती है, और हाइड्रोजन गैस जब जलती है तो इसमें से जो फ्लेम पैदा होती है आग, उसकी आग का कलर ब्लू होता है। ठीक है, तो ब्लू। सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट कौन सी? हाइड्रोजन दुनिया पूरी कायनात के अंदर सबसे ज्यादा जो मिलने वाला एलिमेंट है वो हाइड्रोजन है। यूनिवर्स की बात कर रहा हूं, अगर यूनिवर्स की बात करूं इसका मतलब है यूनिवर्स के अंदर स्टार्स ये सब आ जाते हैं। ठीक है, प्लैनेट, लेकिन हमने कहा हाइड्रोजन पूरी यूनिवर्स के अंदर सबसे ज्यादा पाई जाती है, माना हाइड्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, पूरी यूनिवर्स के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है। क्यों? इसलिए कि सन और जो दूसरे स्टार्स है ये लार्जली हाइड्रोजन गैस के बने होते हैं। तो आप खुद बताओ कि दुनिया के अंदर पूरी कायनात में बहुत सारे स्टार्स हैं और इतना बड़ा सन है, तो ये हाइड्रोजन गैस से भरा हुआ है। ठीक है, तो सन और स्टार्स जो है हाइड्रोजन गैस के बने होते हैं, तो स्टार्स बहुत सारे हैं, इसलिए हाइड्रोजन भी बहुत ज्यादा है। तो हाइड्रोजन पूरी कायनात में, पूरी यूनिवर्स में द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, सबसे ज्यादा मिलने वाला एलिमेंट। अगर आपसे पूछे द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन वर्ल्ड, दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट, तो हाइड्रोजन नहीं, फिर क्या है? ऑक्सीजन। द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द वर्ल्ड, आपको अर्थ क्रिस्टल, जमीन के अंदर सबसे ज्यादा मिलने वाला एलिमेंट कौन है? फिर ऑक्सीजन। ठीक है, लेकिन यूनिवर्स की अगर बात करें तो फिर आपको हाइड्रोजन बतानी है। तो हाइड्रोजन सबसे दुनिया की हल्की में हल्की गैस है, लाइटेस्ट एलिमेंट है। सेकंड नंबर पे द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन यूनिवर्स, कायनात के अंदर सबसे ज्यादा मिलने वाला एलिमेंट है। और नंबर थर्ड पॉइंट फ्लेमेबल गैस है, ये इसके अंदर जलने की सलाहियत है, ये कंबस होती है, और जब ये जलती है तो इससे जो फ्लेम पैदा होती है उसका कलर ब्लू होता है। ये 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से सवाल आते हैं। चलें आगे चलते हैं। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये जो तीनों गैसेस हैं ना, ये कलरलेस गैस है, इनका कोई कलर नहीं होता। अब आप कहेंगे सर आपने अभी कहा हाइड्रोजन का कलर ब्लू नहीं, हाइड्रोजन की फ्लेम का कलर ब्लू है, हाइड्रोजन खुद का कोई कलर नहीं होता है। अब खुद का कलर कैसे चेक करेंगे इसका कलर है या नहीं? कोई भी गैस है, आप उसको प्रेशराइज करके वाटर में डालो, अगर वाटर का कलर चेंज हो जाए
तो इसका मतलब है उस गैस का कलर वही। मान लो आपने कोई गैस अगर प्रेशराइज करके वाटर के अंदर एब्जॉर्ब करवा दी, अगर वो गैस पानी के अंदर एब्जॉर्ब हो गई, अगर वाटर का कलर येलो हो गया तो इसका मतलब उस गैस का कलर येलो है। अगर आप कोई गैस प्रेशराइज करके एब्जॉर्ब करवा रहे हैं किसके अंदर, पानी के अंदर, अगर पानी का कलर चेंज नहीं हो रहा तो इसका मतलब है उस गैस का कोई कलर नहीं है। तो बेसिकली ब्लू उसकी फ्लेम का कलर है, हाइड्रोजन का अपना कोई कलर नहीं है। तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये तीनों कलरलेस गैस है, इनका कोई कलर नहीं होता। और इन पांचों में से भी सिर्फ हाइड्रोजन फ्लेमेबल है, बस ये ज़हन में रख लेना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक पॉइंट्स है ज़हन में रख लिया। और तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये तीनों कलरलेस गैस है, इनका कोई कलर नहीं था। हाँ, फ्लोरीन जो गैस है इसका कलर होता है, फ्लोरीन का कलर होता है पेल येलो, हल्का येलो कलर होता है। और क्लोरीन का कलर होता है, क्लोरीन का भी कलर है, ये भी कलर्ड गैस है। कौन इसका कलर कौन सा, ग्रीनिश येलो या पेल ग्रीन इसका कलर कहा जाता है, तो ग्रीनिश येलो भी कहा। ये 5 गैसेस थी, इनको हम ऑर्डिनरी गैसेस कहते हैं, ये एलिमेंटल गैसेस, ठीक है। इन 5 के अलावा 7 गैसेस और हैं जिनको हम नोबल और इनर्ट गैसेस कहते हैं, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और ज़ीनॉन, रेडॉन, ओर्गानिस। ये सातों के साथ क्या है, ये नोबल गैसेस है। अब आपको तो ये पता चल गया है कि ये गैसेस नोबल है, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती है और मिलके कोई ना कोई प्रोडक्ट नहीं बना सकती, ठीक है। तो सर जब कोई प्रोडक्ट ही नहीं बनाते तो इनके फिर यूज कहाँ, इस्तेमाल कहाँ करते हैं, इसमें से कोई और तो चीज नहीं बना सकती क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव है, लेकिन इनके हम दूसरे इस्तेमाल में इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर हम गैसेस को लाइटिंग में इस्तेमाल करते हैं, ये जो बल्ब होते हैं, ट्यूबलाइट्स होती हैं, इनके अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो चलो इनके बेसिक यूज में आपको बता दूं। हीलियम, अब हीलियम इज द सेकंड लाइटेस्ट एलिमेंट, ठीक है। तो हीलियम जो है दुनिया की सेकंड नंबर पे लाइटेस्ट गैस है, सेकंड नंबर पे लाइटेस्ट एलिमेंट है। सबसे पहले लाइटेस्ट हाइड्रोजन है, दूसरे नंबर पे हीलियम आता है, ठीक है। अगर आपसे पूछे द लाइटेस्ट नोबल गैस एलिमेंट, तो अगर नोबल गैस में सबसे लाइटेस्ट पूछे तो हीलियम, अगर पूछे ओवरऑल लाइटेस्ट एलिमेंट तो हाइड्रोजन, और हीलियम सेकंड पे आ जाएगा, ठीक है। तो अब हीलियम सेकंड नंबर पे, दुनिया की सेकंड नंबर पे हल्की गैस है, हल्का एलिमेंट है। अब इसको इस्तेमाल करना है, इसके बेसिक यूज आपको पता है। इसको हीलियम को हम बलून्स में इस्तेमाल करते हैं, ये जो बलून्स होते हैं ना उनके अंदर ये गैस भरी जाती है क्योंकि हल्की होती है। जितनी आप बलून में हल्की गैस भरेंगे बलून उतना ऊपर जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो हीलियम को हम बलून्स में इस्तेमाल करते हैं, और एयरशिप्स होते हैं ना, जो एयरशिप्स के अंदर भी क्या होते हैं, ये हीलियम इस्तेमाल करते हैं। तो एयरशिप्स आपको पता है कि ठीक है, उनके अंदर भी हीलियम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि लाइटेस्ट गैस होने की वजह, ताकि एयरशिप ऊपर स्पेस में ऊपर जा सके, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, और उसके अलावा नियॉन का इस्तेमाल करते हैं। नियॉन हम टीवी के अंदर लाइट्स होती है, पीछे टीवी के अंदर ट्यूबलाइट्स लगी होती है, तो नियॉन हम उसके अंदर, ठीक है। और नियॉन गैसेस में से जब करंट पास होता है तो इसमें से कलरफुल रेडिएशंस निकलते हैं, इसलिए हम नियॉन को ट्यूबलाइट्स में इस्तेमाल करते हैं, टीवी की ट्यूबलाइट। और टीवी के पीछे ट्यूबलाइट्स लगी हो तो उनके अंदर नियॉन इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से टीवी के अंदर कलर आता है, ठीक है। तो इनके अंदर, इनके अलावा नियॉन का इस्तेमाल करते हैं साइन बोर्ड। आपने देखे होंगे कि शॉप्स के ऊपर एडवर्टाइजमेंट बोर्ड लगे होते हैं, साइन बोर्ड्स लगे होते हैं, ठीक है। उन बोर्ड के पीछे ट्यूबलाइट्स लगी होती हैं, उन ट्यूबलाइट्स के अंदर नियॉन गैस भरी जाती है, ठीक है। क्या भरी जाती है, नियॉन गैस। तो बेसिकली नियॉन गैस में से जब करंट पास होता है तो ये कलरफुल रेडिएशंस शो करते हैं, इसलिए हम एडवर्टाइजमेंट बोर्ड्स होते हैं, साइन बोर्ड होते हैं, शॉप्स के ऊपर जो लगाए जाते हैं, उनके ट्यूबलाइट्स में नियॉन गैस डाली जाती है, क्योंकि नियॉन गैस डालने से क्या होगा कि उस ट्यूबलाइट्स का वो कलरफुल हो जाएगा, मतलब कलरफुल रेडिएशंस निकलेंगे उसमें से, तो वो कलरफुल जलेगी, ठीक है, इस तरीके से। आर्गन जो होता है, आर्गन का इस्तेमाल करते हैं, वो भी हम बल्ब का इस्तेमाल करते हैं। ये जो बल्ब होता है ना, येलो वाला, ये, ठीक है। तो इनमें हम इस्तेमाल करते हैं क्या, आर्गन, क्योंकि आर्गन वैसे आपको पता है बल्ब तो कलरलेस होता है, लेकिन आपको पता जब जलता है तो उसमें ये ऑरेंज येलो कलर आता है, वो किसकी वजह से, आर्गन की वजह से, क्योंकि आर्गन उसमें पाई जाती है, ठीक है। तो ये आर्गन को हम बल्ब में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि जब इसमें से करंट पास होता है तो आर्गन रेडिएशन शो करता है मुख्तलिफ कलर के, इसलिए हम इसको बल्ब में इस्तेमाल करते हैं। क्रिप्टॉन का इस्तेमाल करते हैं। क्रिप्टॉन को बड़े कार हेडलाइट्स, गाड़ी में आगे जो हेडलाइट्स लगी होती है ना, उनके अंदर क्रिप्टॉन को इस्तेमाल किया जाता है। आर्गन को भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्रिप्टॉन इसलिए इस्तेमाल करते हैं कार हेडलाइट्स में क्योंकि जितनी हैवी गैस डालेंगे ना आप लाइट के अंदर, उस लाइट का उतना फ्लैश ज्यादा होगा।
अगर आप क्रिप्टॉन डालेंगे हेडलाइट के अंदर तो उस हेडलाइट का फ्लैश बहुत ज्यादा होगा, अगर आर्गन डालेंगे तो उसका फ्लैश कम होगा, ठीक है। तो क्रिप्टॉन भी हम कार हेडलाइट्स में इस्तेमाल करते हैं और आर्गन भी कर सकते हैं, कोई मसला, ठीक है। इनके अलावा क्रिप्टॉन हम लेजर लाइट में भी इस्तेमाल करते हैं। किसमें? लेजर लाइट में भी हम इस्तेमाल करते हैं। कौन सी लेजर लाइट? जिससे हम आई सर्जरी, आंखों में सर्जरी करते हैं तो उसके लिए जो लेजर लाइट लगाते हैं उस लेजर लाइट के अंदर भी क्रिप्टॉन गैस इस्तेमाल की जाती है, ठीक है, फ्लैश के लिए, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जीनॉन के बारे में बताएं। जीनॉन भी तो नोबल गैस है, लेकिन जीनॉन को कहाँ इस्तेमाल करते हैं? फ्लैश लाइट, जिस लाइट की बहुत ज्यादा फ्लैश होती है उसमें जीनॉन इस्तेमाल किया जाता है। मैंने बताया जितनी हेवी गैस इस्तेमाल करोगे नोबल गैस, उस लाइट का उतना फ्लैश ज्यादा होगा। तो जीनॉन हम ज्यादातर फ्लैश लाइट्स में इस्तेमाल करते हैं। फोटोग्राफी में फ्लैश लाइट रखते हैं ना, फोटो निकालते हैं तो उसमें ये इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें गैस ये पाई जाती है, ठीक है। तो जीनॉन फ्लैश लाइट्स इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा रेडॉन की बात करें तो रेडॉन क्या है? रेडॉन भी नोबल गैस है। रेडॉन जो है रेडियो एक्टिव गैस है। और रेडियो एक्टिव किसे कहते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट किसे कहा जाता है? ऐसे एलिमेंट जो खुद ब खुद स्पॉन्टेनियसली रेडिएशंस खारिज करता है, जो एलिमेंट खुद ब खुद रेज निकालता है, रेडिएशंस अल्फा बीटा गामा, जो रेडिएशंस एमिट करते हैं, हम उसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं। वैसे ज्यादातर जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं, लेकिन रेडॉन ऐसी दुनिया के वाहिद गैस है रेडॉन जो रेडियो एक्टिव है, जो कि रेडिएशंस खारिज है। बाकी जितने भी रेडियो एक्टिव है वो ज्यादातर किस में? सॉलिड स्टेट में होते हैं, ठीक है। लेकिन रेडॉन गैस है, और अगर आपसे पूछे कि रेडियो एक्टिव गैस कौन सी है तो रेडॉन बता देना। और रेडॉन वाहिद गैस है जो रेडियो एक्टिव है और ये इमिट रेडिएशंस खारिज करती है। और इनमें से जो रेज निकलते हैं ना रेडिएशंस, उन रेडिएशंस के जरिए से हम क्या करते हैं? हॉस्पिटल के अंदर हम कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं, कैंसर का इलाज किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम रेडॉन को हॉस्पिटल में इस्तेमाल किया जाता है, करते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। आपसे पूछा जा सकता है वो कौन सी, which one novel gas is used for treatment of cancer in hospital? हॉस्पिटल के अंदर किस गैस के जरिए से हम कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं? वो है नोबल रेडॉन गैस, जो कि रेडिएशन एमिट करती है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक गैस है ओगानेसिन, ये न्यू डिस्कवरी हुई है, ठीक है, तो इसको अभी यूज में नहीं है, लेकिन ये भी रेडियो एक्टिव गैस है रेडॉन की तरह, लेकिन इसको अभी यूज में नहीं लाया गया, लेकिन ये भी डिस्कवर हो चुकी है। तो ये भी अब न्यू पीरियोडिक टेबल लेंगे तो आपको ये मिलेगी ओगानेसिन, ये न्यू डिस्कवर हो चुकी है, ठीक है। तो ये थी गैसेस, ये एलिमेंटल गैसेस। 12 गैसेस तो और भी हैं। गैसेस तो आपको पता है कि मीथेन भी गैस है, आपको पता है कि इनके अलावा अमोनिया भी गैस है, ठीक है। तो ये भी तो गैसेस है ना, लेकिन ये एलिमेंटल गैसेस नहीं है, क्योंकि ये डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स की बनी होती है। तो जो गैसेस डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स के बने होते हैं उन्हें हम एलिमेंट नहीं कहेंगे, उन्हें हम कंपाउंड गैस कहते हैं। लेकिन हम सिर्फ एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं, तो एलिमेंट दुनिया में टोटल 12 गैसेस है। प्योरेस्ट गैसेस टोटल सेम एटम की जो बनी होती है वो टोटल 12, जिसमें से 5 ऑर्डिनरी और 7 नॉर्मल गैसेस हैं, ठीक है। उसके अलावा 118 में से 2 लिक्विड्स हैं, मतलब एलिमेंटल लिक्विड 2 हैं टोटल, पूरी पीरियोडिक टेबल में लिक्विड्स 2 हैं, एक ब्रोमीन है और दूसरा मर्क्यूरी, ठीक है। लिक्विड तो और भी है, वाटर भी लिक्विड है, पेट्रोल भी लिक्विड है, ये भी तो लिक्विड्स है ना। लेकिन हमने कहा एलिमेंटल लिक्विड टोटल 2 है पूरी पीरियोडिक टेबल में। कौन कौन से? एक ब्रोमीन, दूसरा मर्क्यूरी, क्योंकि ये सेम एटम्स के, सेम टाइप ऑफ एटम्स के बने होते हैं, इसलिए हम ये एलिमेंट लिक्विड है। वाटर लिक्विड है लेकिन एलिमेंट नहीं है, क्योंकि सेम टाइप ऑफ एटम्स का नहीं बना हुआ ना। H2 इसमें हाइड्रोजन के एटम भी है, ऑक्सीजन के एटम भी है, तो ये क्या है? ये कंपाउंड है, दिस इज अ कंपाउंड लिक्विड। हम एलिमेंट्स की बात करें तो दुनिया में एलिमेंट लिक्विड सिर्फ 2 ही, एक ब्रोमीन, दूसरा मर्क्यूरी। तो आज हम ब्रोमीन और मर्क्यूरी के बारे में डिस्कस करें। ब्रोमीन और मर्क्यूरी, ब्रोमीन का रेडिश ब्राउन कलर होता है और मर्क्यूरी का सिल्वरी कलर। आपने देखा होगा थर्मामीटर के अंदर पतली सी कैपिलरी ट्यूब लगी होती है, उस ट्यूब के अंदर सिल्वर सा क्या लिक्विड लगा जाता है, वो मर्क्यूरी होती है, ठीक है। तो ये इसका सिल्वरी कलर होता है। और क्या फर्क है? ब्रोमीन नॉन मेटल है और मर्क्यूरी मेटल। अब ये नॉन मेटल मेटल क्या होते हैं तो तवज्जो करें। मोटर मेटल किसे कहते हैं? मेटल हम उस एलिमेंट को कहते हैं जिस एलिमेंट में ये 3 बेसिक प्रॉपर्टी हो। कौन कौन सी? नंबर 1 करंट पास हो, जिसमें करंट लगे। नंबर 2 जिसमें हीट पास हो, गर्म हो जाए, कंडक्ट हो जाए, हीट कंडक्ट हो। तीसरी जिसमें लस्टर हो, चमक। जिस एलिमेंट्स के अंदर ये 3 प्रॉपर्टीज होगी, करंट पास हो, हीट पास हो और लस्टर चमक हो, उस एलिमेंट को हम मेटल कहते हैं। और जिस एलिमेंट में ये प्रॉपर्टीज नहीं होंगी उस एलिमेंट को हम नॉन मेटल कहेंगे।
तो हमने कहा मर्क्यूरी क्या है, मेटल है। तो मर्क्यूरी अगर आप किसी भी बर्तन में उठाएं, कोई भी प्लास्टिक का बर्तन, उसमें मर्क्यूरी डाल और बिजली की तार उसमें डाल दो, हाथ लगाओ तो आपको करंट लगेगा, क्योंकि मर्क्यूरी में करंट पास होता है, क्योंकि मेटल। तो मर्क्यूरी में से करंट पास भी होता है, और मर्क्यूरी को हीट करेंगे, गर्म करेंगे तो ये एक्सपेंड होती है, क्योंकि इससे हीट भी पास होती है, और मर्क्यूरी के अंदर लस्टर चमक भी होती है, चमकती भी है मर्क्यूरी, तो इसलिए ये मेटल है। लेकिन ब्रोमीन नॉन मेटल है, ब्रोमीन में से करंट पास नहीं। ब्रोमीन का अगर आप लिक्विड डालेंगे उसमें बिजली की तार मार देंगे, हाथ लगाए, आपको करंट नहीं लगेगा, क्योंकि ये नॉन मेटल है, इससे करंट पास नहीं होगा। तो ब्रोमीन से करंट पास नहीं होगा। और उसके अलावा ब्रोमीन में हीट भी पास नहीं होगी, ब्रोमीन एक्सपेंड भी नहीं होती, ब्रोमीन में हीट भी पास नहीं होगी, और ब्रोमीन के अंदर कोई लस्टर चमक भी नहीं होती। तो ये ब्रोमीन नॉन मेटल है। और ये अगर आपसे पूछे टोटल लिक्विड्स कितने हैं एलिमेंट लिक्विड पीरियोडिक टेबल में, तो आप कहेंगे 2। अगर पूछे मेटल लिक्विड कितने, वो 1, सिर्फ मर्क्यूरी। अगर पूछे नॉन मेटल लिक्विड कितने, तो भी 1। ठीक है। तो ये नॉन मेटल है और ये मेटल है, 2 ही लिक्विड्स हैं पीरियोडिक टेबल में। ठीक है। उसके अलावा बाकी 104 104 क्या है, सॉलिड्स। 104 सॉलिड्स हैं, जिसमें कार्बन, गोल्ड, सल्फर, सिल्वर, सिलिकॉन, नंबर बाकी कितने। तो ऐसा कर लो, अब याद तो नहीं करोगे 104 सॉलिड्स, ऐसा कर लो ना, ये याद रख लो गैसेस और लिक्विड, इनको छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे के सारे सॉलिड्स होते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, ये सॉलिड्स है। तो ये जो हमने 118 एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन की ना, ये 118 एलिमेंट्स की, ये क्लासिफिकेशन किस बुनियाद पर थी, क्लासिफिकेशन हमने किस बुनियाद पर, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट टेबल। तो हमने 118 एलिमेंट्स को यहाँ पर जो क्लासिफाइड किया है वो स्टेट के बुनियाद पर, जिसमें से 12 गैसेस, 2 लिक्विड्स, 104 सॉलिड्स है। तो दिस क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन किसके बुनियाद पर, ये स्टेट के बुनियाद पर। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। तो इसके अलावा दूसरी क्लासिफिकेशन भी है। हमने कहा एलिमेंट्स को एक तो स्टेट के बुनियाद पर क्लासिफाइड किया गया, एक और क्लासिफिकेशन है एलिमेंट्स की। तो एलिमेंट्स को ना प्रॉपर्टीज के बुनियाद पर भी एलिमेंट्स को क्या किया गया है, उसको क्लासिफाइड किया गया है। तो अब हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज के बुनियाद पर एलिमेंट्स को क्लासिफाइड किया गया। कैसे? टोटल 118 एलिमेंट्स है, उस 118 एलिमेंट में से 18 एलिमेंट्स क्या है, नॉन मेटल, और 7 मेटलाइट्स, और 93 एलिमेंट्स क्या है, मेटल। ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन प्रॉपर्टीज के बुनियाद पर है, मेटल्स, नॉन मेटल और मेटल। अब आप कहेंगे सर मेटलाइट्स क्या है, तो सुनिए मेटलाइट्स क्या है। मेटलाइट्स कहते हैं ऐसे एलिमेंट्स जिन एलिमेंट्स के अंदर मेटल की प्रॉपर्टीज भी हो, नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज भी हो, दोनों की। तो ऐसे एलिमेंट जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज शो करते हैं, उनको हम मेटलाइट्स कहते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आ जाए एलिमेंट्स 118, उसमें से नॉन मेटल 7 मेटलाइट्स और 93 क्या है, मेटल्स है। ठीक है। तो चलिए 18 नॉन मेटल मतलब 18 एलिमेंट ऐसे जिसमें करंट पास नहीं होगा, हीट पास नहीं होगा, कोई लस्टर नहीं होगा। 18 नॉन मेटल में से भी 12 गैसेस हैं, 1 लिक्विड है ब्रोमीन, और 5 सॉलिड्स हैं नॉन मेटल जिसमें करंट हीट पास नहीं। कौन सा? कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, सेलेनियम और आयोडीन। ये 5 ऐसे सॉलिड्स हैं जिसमें से करंट पास नहीं होता। ठीक है। क्योंकि ये नॉन मेटल्स हैं, इनमें कोई हीट भी पास नहीं होती। ठीक है। सिर्फ कार्बन की एक फॉर्म है जिससे करंट पास होता है। कौन सी एलोट्रॉपिक फॉर्म है? ग्रेफाइट। कार्बन की ग्रेफाइट ऐसी एलोट्रॉपिक फॉर्म है जिसमें करंट पास होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से। ठीक है। वाहिद नॉन मेटल है कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म जिसमें करंट पास होता है, वो है ग्रेफाइट। बाकी नहीं होता, डायमंड में नहीं होता, इसकी बकी बाल में नहीं होता। ठीक है। इस तरह। अच्छा, 7 मेटलाइट्स, वो कौन से 7 मेटलाइट्स हैं? बोरान, सिलिकॉन, जर्मनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलरियम, पोलोनियम। ये सारे क्या है? ये सब के सब क्या है? मेटलाइट्स है। और आपको पता है जो मेटलाइट्स जो है ना, सारे मेटलाइट्स सारे के सारे क्या है? मेटलाइट्स सारे के सारे सॉलिड्स हैं। ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है Which elements exist in a single state? वो कौन से एलिमेंट है जो एक ही स्टेट में रहते हैं? वो है मेटलाइट्स। All metallites exist in solid state। ठीक है। अच्छा, मेटल्स 93। तो ज्यादातर एलिमेंट्स कौन से हैं आपसे पूछेगा। ठीक है। ज्यादातर एलिमेंट्स मेटल होते हैं, 93 होते हैं। ठीक है। तो मेटल ज्यादा है। ठीक है। अच्छा, तो 93 में से भी एक मेटल जो है लिक्विड है, बाकी 92
सॉलिड्स हैं। इसका मतलब है गैसेस मैटर नहीं है, गैसेस में करंट पास नहीं होता। अगर गैसेस में करंट पास होता तो एयर भी क्या है, गैसेस है, और 11,000 तार खुली होती है, ठीक है। तो अगर उसमें से पास होता तो 11,000 तार से जो है वो करंट डायरेक्ट एयर के जरिए से हमें लगता, लेकिन पता चला कि गैसेस से करंट पास नहीं होता नॉर्मल कंडीशन पे। हाँ, अगर प्रेशर बहुत लो रखे तो हो सकता है, जैसे क्रूज का डिस्चार्ज जो आप पढ़ेंगे, ठीक है, आगे चल। लेकिन नॉर्मल कंडीशन पे गैसेस में करंट पास नहीं होता, ये ज़हन में रख लो बात। तो इसलिए गैसेस आर द बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट, इसमें ना हीट और करंट पास नहीं होता, ठीक है। तो हमने यहाँ लिखा है कि ये 18 नाम है 12 गैसेस, और टोटल हैं कितनी गैसेस, 12 ही तो हैं। तो इसका मतलब है ऑल गैसेस आर नॉन मेटल्स, ठीक है। और मेटल 93, जिसमें से एक लिक्विड है मर्क्यूरी, और बाकी 92 सॉलिड्स हैं, जिसमें सोडियम, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लीड, इतने बाकी बहुत सारे और मेटल्स हैं, ठीक है। तो सारे तो नहीं बता सकते, पीरियोडिक टेबल में सब लिखे हुए हैं, तो इनको छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या है, मेटल हैं, ठीक है। तो इनको ज़हन में रखना, देख लीजिएगा पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, लिखे हुए। अच्छा, अब एक बात सुने, आपसे पूछा जा सकता है ना कि कौन से एलिमेंट से जो तीनों स्टेट्स में पाए जाते हैं नॉन मेटल। नॉन मेटल गैसेस में भी मिलते हैं, लिक्विड भी है और सॉलिड्स भी है, लेकिन कौन से एलिमेंट से जो सिर्फ एक ही स्टेट में पाए जाते हैं वो है मेटलाइट्स। ऑल मेटलाइट्स किसमें, सॉलिड के। और कौन से एलिमेंट से जो लिक्विड और सॉलिड में पाए जाते हैं वो मेटल्स है, जिसमें एक ही लिक्विड है वो भी मर्क्यूरी, बाकी 92 सॉलिड्स हैं, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन किस बुनियाद पर थी, ये क्लासिफिकेशन थी प्रॉपर्टीज के बुनियाद पर। अच्छा, अब आप पूछेंगे सर मेटलाइट में कैसे, सिलिकॉन के बारे में आपको पता है सिलिकॉन कहाँ है। ये जो सोलर प्लेट्स होती है ना, ये सोलर जो प्लेट्स होती है ये सिलिकॉन की बनी होती है, और सिलिकॉन ऐसा एलिमेंट है जो कि करंट पास करता भी है, नहीं भी करता। जब सिलिकॉन लो टेम्परेचर पे होता है तो करंट कंडक्ट नहीं करता, करंट पास नहीं करता, और जब हाई टेम्परेचर पे हो जाता है, गर्म हो जाता है, तो फिर करंट पास करता है। तभी तो सोलर की प्लेट्स को जब धूप में रखते हैं तो करंट पास होता है धूप में, लेकिन आपको पता है अगर आप धूप में नहीं रखेंगे तो करंट पास नहीं होगा। तो सिलिकॉन करंट पास कर भी रहा है, नहीं भी कर रहा, हाई टेम्परेचर पे करंट कंडक्ट करता है, लो भी नहीं कर रहा, और जब करंट पास कर रहा है तो मेटल की प्रॉपर्टीज शो कर रहा है, मेटल की खासियत जाहिर कर रहा है, और अगर करंट पास नहीं कर रहा है तो नॉन मेटल की। तो इसलिए कहा सिलिकॉन को मेटल कहें या नॉन मेटल कहें, क्योंकि ये करंट पास लो टेम्परेचर पे नहीं करता, हाई पे कर रहा है। तो दोनों प्रॉपर्टीज, करंट पास कर भी रहा है, नहीं भी करता, जब करता है तो मेटल, जब नहीं करता तो नॉन मेटल। तो साइंटिस्ट ने कहा इससे हम क्या कहते हैं, मेटलाइट्स कहा जाता है। तो मेटलाइट इसलिए कहा जाता है कि मेटलाइट ने बताया ना कि ऐसा एलिमेंट जिसमें मेटल की खासियत भी हो और नॉन मेटल की, दोनों की प्रॉपर्टीज हो, हम उसे मेटलाइट कहते हैं। तो सिलिकॉन करंट पास करता भी है, नहीं भी करता, तो मेटल की प्रॉपर्टीज भी शो करता है, नॉन मेटल की भी, इसलिए हम सिलिकॉन को मेटलाइट्स कहते हैं, ठीक है। इनके अलावा ये और भी मेटलाइट्स हैं जो कि जिनके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं, दोनों की प्रॉपर्टीज शो करते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये था एलिमेंट के बेसिक कंसेप्ट है, ये आपको आने चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाए कंपाउंड के बारे में। अब कंपाउंड किसे कहते हैं, व्हाट इज द कंपाउंड। देखो, कंपाउंड भी मैटर है, एलिमेंट भी मैटर है, कंपाउंड भी मैटर है, और हर मैटर छोटे छोटे पार्टिकल एटम्स का बना होता है। फर्क क्या है, एलिमेंट सेम एटम्स का बना होता है, लेकिन कंपाउंड भी मैटर है। दुनिया में बहुत सारे कंपाउंड है, ठीक है, दुनिया के अंदर बहुत सारे कंपाउंड है। और कंपाउंड किसे कहते हैं, कंपाउंड ऐसे मैटर जो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स के बने होते हैं ना, हम उनको कंपाउंड कहते हैं। जिनके अंदर क्या हो, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स हो, उन्हें हम कंपाउंड मैटर, और जो सेम टाइप ऑफ वो एलिमेंट होते हैं। तो मैंने लिखा है ना कंपाउंड, इट इज आल्सो। अच्छा, कंपाउंड को भी प्योर फॉर्म कहते हैं, एलिमेंट को भी प्योर फॉर्म कहते हैं, कंपाउंड को भी प्योर फॉर्म। एलिमेंट को प्योर फॉर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि सेम टाइप ऑफ एटम्स का बना होता है एलिमेंट। लेकिन सवाल है कंपाउंड को प्योर क्यों कहा जाता है, इसलिए कि कंपाउंड में सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल का बना होता है। प्योर हम उस चीज को कहते हैं जिसमें सेम चीज हो, समझ आ रही बात। तो जिसमें सेम चीज हो, इसका मतलब है अगर सेम एक ही सब एटम से, सारे एक जैसे एटम से, तो दैट विल बी द एलिमेंट। अगर मॉलिक्यूल एक जैसे हैं तो वो कंपाउंड होता है, लेकिन सारे एक जैसे तो है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है, कंपाउंड को प्योर इसलिए कहते हैं कि कंपाउंड भी एक जैसे मॉलिक्यूल्स का बना होता है, मतलब उसमें भी सारे मॉलिक्यूल एक जैसे। जैसे आपको पता है पानी होता है, अब पानी के अंदर मुझे बताओ क्या, H2O, 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 ये सब क्या है, सारे सेम तो होते हैं ना मॉलिक्यूल। तो जिस मैटर के अंदर सेम एटम्स हो चाहे मॉलिक्यूल हो, हम उसे प्योर मानेंगे, ठीक है। तो कभी भी आपको कंपाउंड और एलिमेंट का एग्जांपल दे तो आप उसको प्योर कंसीडर करना, ये दोनों प्योर है।
अगर ये दोनों प्योर है इसका मतलब है इम्प्योर कोई और है, बिल्कुल इम्प्योर एक और मैटर है, कौन सा, उसे हम मिक्सचर कहते हैं। तो मिक्सचर इज एन इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, वो मैटर की इम्प्योर फॉर्म है। तो चलें अब कंपाउंड के बारे में डी में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो कंपाउंड क्या है, इट इज आल्सो प्योर मैटर, ये भी प्योर मैटर है, दैट इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स। कंपाउंड भी एक प्योर मैटर है, लेकिन कंपाउंड ऐसा प्योर मैटर है जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स का बना होता है, जो कि मुख्तलिफ एटम्स का बना होता है, ये ध्यान में रख लेना। तो अगर कोई मैटर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स का बना है तो उसे कंपाउंड कहेंगे, अगर सेम का तो एलिमेंट विल बी, ठीक है। अच्छा अब आ जाए एक और बात, कंपाउंड की मैं आपको सिंपल पहचान बता दूं। कंपाउंड कैसे पहचानेंगे, सुनो, जिस मैटर का फिक्स फार्मूला हो वो मैटर कंपाउंड कहलाता है। जिस मैटर का फिक्स फार्मूला है वो कंपाउंड मैटर है, और जिस मैटर का कोई फिक्स फार्मूला नहीं है तो वो मिक्सचर मैटर कहलाएगा, वो मिक्सचर है। अब खुद बताओ, वाटर भी लिक्विड है, पेट्रोल भी लिक्विड है, दोनों लिक्विड है ना, लेकिन वाटर का फिक्स फार्मूला है कौन सा, H2, तो वाटर क्या है, कंपाउंड मैटर है। लेकिन पेट्रोल का कोई फार्मूला नहीं, अगर होता तो पेट्रोल पंप पे लिखा होता, लेकिन उसका फार्मूला ही नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि पेट्रोल का कोई फार्मूला है तो पेट्रोल क्या है, मिक्सचर है। मिल्क का कोई फार्मूला, नो सर, तो इसका मतलब है कि ये भी मिक्सचर है। तो इसका मतलब है जिस मैटर का फिक्स फार्मूला हो दैट मैटर विल बी कंपाउंड, और जिसका कोई फार्मूला ना हो वो क्या कहलाएगा, वो फिर मिक्सचर कहलाएगा, ठीक है। आइसक्रीम का कोई फार्मूला नहीं, एयर का कोई फार्मूला नहीं, ये सब मिक्सचर है, ठीक है। जिसका फार्मूला, मीथेन का फार्मूला बिल्कुल है CH4, तो वो क्या है, वो कंपाउंड है। अमोनिया का फार्मूला NH3, तो वो क्या है, कंपाउंड है। जिस मैटर का फार्मूला हो दैट विल बी कंपाउंड। अब आ जाए डीप में, और हमने कहा कंपाउंड डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स का बना होता है। तो चलिए आप डिस्कस करते हैं। मैंने लिखा है यहाँ पे कंपाउंड आल्सो प्योर फॉर्म है, मैटर की प्योर फॉर्म है ये, क्योंकि सेम मॉलिक्यूल्स का बना होता है, और दैट इज डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स। तो कंपाउंड ऐसा मैटर है जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स का बना होता है, और एलिमेंट सेम टाइप ऑफ एटम्स का बना होता है। अगर हम डी में डिस्कस, तो नंबर 1 कंपाउंड के बारे में सुनो। कंपाउंड, नंबर 1 कंपाउंड ऐसा मैटर है जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स का बना होता है, पहली पॉइंट। सेकंड कि वो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स कंपाउंड में आपस में केमिकली मिले होते हैं, बॉन्ड के जरिए से मिले होते हैं, सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट कि कंपाउंड, एक तो कंपाउंड के अंदर डिफरेंट एटम होते हैं, दूसरा केमिकली मिले थे, और थर्ड पॉइंट कि वो आपस में फिक्स रेशो में मिले होते हैं, मतलब फिक्स क्वांटिटी में मिले होते हैं, ठीक है, फिक्स रेशो में उनका रेशो फिक्स होता है। कैसे, ठीक है, तो मैंने लिखा है ना, कंपाउंड इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर दैट इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स के बने होते हैं, और व्हिच आर केमिकली कंबाइंड टुगेदर, और वो एटम्स आपस में केमिकली मिले होते हैं, और वो भी इन फिक्स रेशो बाय मास, फिक्स रेशो में मिले होते हैं। चाहे वो कंपाउंड आप किसी भी कोने से उठाओ, उसमें एटम्स की तादाद, एटम का रेशो फिक्स होगा, ये ज़हन में रख लेना। तभी तो कंपाउंड्स का फार्मूला भी फिक्स होता है। और मैंने सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंपाउंड से भी फिक्स फार्मूला। कंपाउंड्स ऐसे मैटर होते हैं जिनका अपना फिक्स फार्मूला होता है। अगर जिस मैटर का फार्मूला नहीं है तो उसको कंपाउंड नहीं कहेंगे, आप उसको क्या कहेंगे, वो मिक्सचर कहलाएगा, ठीक है। जैसे वाटर, अब मुझे बताओ वाटर का फार्मूला है यस सर H2, तो ये क्या है, कंपाउंड। मीथेन का फार्मूला बिल्कुल CH4, तो ये भी कंपाउंड। अमोनिया का फार्मूला NH3, तो जिसका फार्मूला वो दैट विल बी, वो कंपाउंड है। और हमने कहा कंपाउंड में डिफरेंट एटम होते, तो खुद बता, वाटर में डिफरेंट एटम है, हाइड्रोजन के भी है, ऑक्सीजन के भी है। और हमने कहा केमिकली मिले होते हैं, बिल्कुल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में केमिकली मिले हुए हैं। और उनके अलावा हमने कहा फिक्स रेशो में, तो बिल्कुल आप खुद बता, वाटर के अंदर हाइड्रोजन कितने, 2 रेशो, और ऑक्सीजन कितने, 1। अब ये H2O वाटर कहीं से भी उठाओ, दुनिया के किसी भी कोने से अगर आप पानी कोई भी उठाओ, तो उस पानी का फार्मूला H2 है, मतलब उस पानी के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम का रेशो तादाद सेम फिक्स हो, जैसे 2 रेशो यहाँ पर। मीथेन में मुझे बता, देखो फार्मूले से पता चलेगा CH4, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से कम, कार्बन भी हाइड्रोजन भी, रेशो 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन, कोई भी कहीं से भी मीथेन उठाओ, एक उसमें कार्बन होगा 4 हाइड्रोजन। अमोनिया में देखो NH3, 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से, और आपस में केमिकली मिले हुए, और प्लस में इनके अंदर क्या है, फिक्स रेशो, 1 नाइट्रोजन है 3 हाइड्रोजन। तो कहने का मतलब ये है कि कंपाउंड के अंदर एक तो डिफरेंट एटम, और दूसरा आपस में केमिकली, और तीसरा फिक्स क्वांटिटी में, फिक्स रेशो में होता है, इसलिए कंपाउंडों का फिक्स फार्मूला होता है, ये ध्यान में रख लेना, ठीक है। अच्छा एक और बात सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, अब कंपाउंड्स को जो है ना 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, 2 कैटेगरी, एक होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और एक होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स।
अब और आपको कैसे पता चलेगा कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है या इनऑर्गेनिक? पहले तो मैं आपको थोड़ी प्रॉपर्टीज बता दूं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की खासियत क्या है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना वो जनरली फ्लेमेबल होते हैं या कंबस्टिबल होते हैं, ठीक है, ये जलते हैं। नंबर 1 जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंबस्टिबल होते हैं नंबर 1, और नंबर 2 कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जनरली पानी में इनसॉल्युबल होते हैं, वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जनरली इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होती है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जनरली वोलेटाइल नेचर में होते हैं, मतलब ये लो टेम्परेचर पे एवापोरेट हो जाते हैं, वेपर्स की फॉर्म में एस्केप हो जाते हैं, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड हैं जिनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होगी, इनके अपोजिट होगी, और ये नॉन वोलेटाइल होते हैं ज्यादातर, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉन कंबस्टिबल होते हैं, ये कंबस्ट नहीं होते हैं। ये तो उनकी प्रॉपर्टीज थी, लेकिन आप कैसे पहचानोगे कि ये ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक कंपाउंड है? तो सुन लो बेसिक कंसेप्ट, कैसे पता चलेगा ये कंपाउंड ऑर्गेनिक है या? तो सुनो ऐसे कंपाउंड जिन कंपाउंड में कार्बन भी हो और उसके साथ हाइड्रोजन भी हो, जिस कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं वो कंपाउंड ऑर्गेनिक हो, और जिस कंपाउंड में कार्बन है अगर हाइड्रोजन नहीं है तो वो इनऑर्गेनिक, और अगर हाइड्रोजन है कार्बन नहीं है तो भी इनऑर्गेनिक, अगर दोनों नहीं है फिर तो पक्का इनऑर्गेनिक है, ठीक है। अगर दोनों हैं तो दैट ऑर्गेनिक हो जाएगा, ठीक है। बात समझ आ रही है? अच्छा, इस तरीके से कि तो अच्छा, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं, हम इस पे ज्यादा डीप डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। हम जनरली की बात कर रहे हैं, तो जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, तो ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन नजर आ जाए तो आप इसे क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक। और जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन नहीं है तो इनऑर्गेनिक, हाइड्रोजन है कार्बन नहीं है तो इनऑर्गेनिक, अगर दोनों नहीं है तो भी इनऑर्गेनिक, ठीक है। तो एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे मीथेन इसका फिक्स फार्मूला है, बिल्कुल है, CH2 तो कंपाउंड है ना। अच्छा, ऑर्गेनिक है इनऑर्गेनिक है? देखो कार्बन भी हाइड्रोजन भी तो क्या है? ऑर्गेनिक, ठीक है। और इथेनॉल इसका फार्मूला है C2H5OH, तो ये कंपाउंड है, ऑर्गेनिक है इनऑर्गेनिक है? क्योंकि इसमें कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, तो ये भी ऑर्गेनिक। ग्लूकोज उसका फार्मूला C6H12 कंपाउंड है, ऑर्गेनिक है, इसमें कार्बन भी हाइड्रोजन, तो ये भी ऑर्गेनिक है। क्लोरोफॉर्म इसमें कार्बन भी हाइड्रोजन भी, तो ये भी क्या है? ऑर्गेनिक है। तो ये ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन हो उन्हें हम ऑर्गेनिक कहते हैं। अब आप बोलेंगे सर कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई और हो, उससे कोई वास्ता नहीं है, वो हो या ना हो, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन ये बहुत ही जरूरी हो, ये नेसेसरी है, ठीक है। तो कार्बन अगर हाइड्रोजन है, बाकी कोई है या नहीं है इससे, ये अगर दोनों ये हैं कार्बन हाइड्रोजन, तो दैट विल बी ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर हम देखें बात करें तो जल्दी डिस्कस, ठीक है। अब H को वाटर में देखो हाइड्रोजन है लेकिन उसके साथ कार्बन नहीं, तो इनऑर्गेनिक। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन है लेकिन हाइड्रोजन नहीं, तो इनऑर्गेनिक। अमोनिया में हाइड्रोजन है लेकिन कार्बन नहीं, तो इनऑर्गेनिक। हाइड्रोजन सल्फाइड में हाइड्रोजन है लेकिन कार्बन नहीं, तो इनऑर्गेनिक। NaCl में ना कार्बन है ना हाइड्रोजन, ये तो पक्का इनऑर्गेनिक। सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन है लेकिन कार्बन नहीं। नाइट्रिक एसिड में हाइड्रोजन लेकिन कार्बन है, तो ये सब क्या है? ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं इनऑर्गेनिक के, ठीक है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं इनऑर्गेनिक के, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इनके एक्सेप्शनल केसेस भी बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, उसमें एक इसमें से ऑर्गेनिक कंपाउंड में थोड़ा एक्सेप्शनल केस बता दूं। अभी कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, ये ऐसा कंपाउंड है, इसको देखो, इसमें कार्बन है लेकिन उसके साथ हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको ऑर्गेनिक कहेंगे क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज ऑर्गेनिक से मिलती है। और एक और बात हमने कहा, ऐसे कंपाउंड जो ऑर्गेनिक से ड्राइव होते हैं, जो कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंडों से ड्राइव होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड से निकलते हैं, भले फिर उनके अंदर कार्बन के साथ हाइड्रोजन हो या ना हो, वो भी ऑर्गेनिक ही कहलाएंगे। जाहिर सी बात है, जो ऑर्गेनिक से ड्राइव होगा वो ऑर्गेनिक ही कहलाएगा, ठीक है। तो हमने कहा ये जो CCl4 कंपाउंड है ना, ये इसके अंदर कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको ऑर्गेनिक कंसीडर करेंगे। क्यों? क्योंकि ये कंपाउंड बेसिकली ऑर्गेनिक से ही ड्राइव हुआ, ऑर्गेनिक से निकला है। तो जो कंपाउंड ऑर्गेनिक से ही कंपाउंड से ड्राइव होते हैं, भले उनमें फिर हाइड्रोजन हो या ना हो, लेकिन वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ही कंसीडर किए जाएंगे क्योंकि उनके पेरेंट्स ऑर्गेनिक है, तो वो भी ऑर्गेनिक कहलाएंगे ना, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से इनऑर्गेनिक कंपाउंड में बहुत सारी एक्सेप्शन है, बहुत सारे ऐसे भी कंपाउंड है
बहुत सारे ऐसे भी कंपाउंड हैं जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन फिर भी हम उनको ऑर्गेनिक नहीं कहते, बल्कि क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उनको, इनऑर्गेनिक कहते हैं। ठीक है, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज इनऑर्गेनिक से मिलती है, क्योंकि वो ऑर्गेनिक से ड्राइव नहीं होते, वो इनऑर्गेनिक से, लेकिन उनमें कार्बन हाइड्रोजन होता है। तो वो एक्सेप्शन केस हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, वो कौन से इनऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, फिर भी हम उनको क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक कहते हैं। ठीक है, जैसे आपको पता है बेकिंग सोडा है, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, इसमें कार्बन हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन साइनाइड हो गया, तो ये भी क्या है, इसी यहां पे मैं लिख रहा हूं, अगर ठीक है आपका एक्सेप्शंस, ये HCl हो गया, ठीक है, और सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, और ये कार्बोनिक एसिड H2CO3, तो ये भी ऐसे कंपाउंड है जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन हैं, लेकिन फिर भी हम इनको ऑर्गेनिक नहीं बल्कि इनऑर्गेनिक कहते हैं, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज इनऑर्गेनिक के साथ मैच होती है। तो कभी भी इनमें से आ जाए कि ये कंपाउंड ऑर्गेनिक है, नहीं, ये ऑर्गेनिक नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये सारे के सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इसे में रख लेना। ठीक है, तो इस तरीके से ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको आने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके सवाल आते हैं। ठीक है, तो ये इनके अलावा भी बहुत सारे हैं जो कार्बन हाइड्रोजन जिसमें आते हैं, वो भी इनऑर्गेनिक में कंसिडर, लेकिन ये बहुत बेसिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़हन में रख लेना। ठीक, और ये एक्सेप्शन केस है ऑर्गेनिक का, ये वाला ऐसा ऑर्गेनिक है जिसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, ये ऑर्गेनिक है, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज ऑर्गेनिक से ड्राइव होता है। ठीक है, और ये इनऑर्गेनिक है, लेकिन इनके अंदर कार्बन हाइड्रोजन है, लेकिन फिर भी हम इनको इनऑर्गेनिक कहेंगे। ठीक है, ये ज़हन में, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज इनके साथ मैच होती है। तो ये छोटे से, क्योंकि हम बेसिक पढ़ रहे हैं, बाकी तो सिलेबस बहुत ज्यादा है आगे। ठीक है, तो हम वहां चल के बहुत डीप में डिस्कस करेंगे, तो ये बेसिक छोटे छोटे पॉइंट्स ध्यान में रख लो। ठीक है, ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर भी हम स्टार्ट करें, बहुत सारे बेसिक टॉपिक है, तो बेसिक टॉपिक्स क्लियर करो केमिस्ट्री के, फिर आपकी केमिस्ट्री ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। अब आपको बेसिक किसी को पता ही नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको बेसिक कॉन्सेप्ट आते ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है उनको केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होगा, जिसको एलिमेंट का पता नहीं, मॉलिक्यूल का पता नहीं, कंपाउंड का पता नहीं, सही तरीके एटम का पता नहीं, तो वो किस तरीके से केमिस्ट्री को कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। ठीक है, तो केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर ऐसे नहीं होगा। ठीक है, तो उनके बेसिक ये पॉइंट्स याद रख लो। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें आप यहाँ पर सीखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, और इस तरीके से आगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट बेसिक टॉपिक्स हम क्लियर करेंगे। जैसे ही बेसिक टॉपिक कम से कम 10 से 12 लेक्चर बेसिक के हैं, जैसे ही 10 से 12 लेक्चर हमारे बेसिक के कंप्लीट हो जाएंगे, तो फिर हम सिलेबस पे चलेंगे, और सिलेबस जैसे ही आप पढ़ेंगे शुरू करेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा, क्योंकि आपने बैकग्राउंड उसके बेसिक बुनियादी चीजें आपने पढ़ ली है, फिर आपको सिलेबस में कोई मसला नहीं होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।